Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Anyone who are interested to learn ETAPS from basic to advanced level with company live project up to G+30, G+40, you can directly DM me here, I will respond. Okay. तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो डिज़ाइन ऑफ स्लैब, ओके, मैनुअली। तो इसमें हम लोग देखेंगे एक स्लैब हम लोग लेंगे जिसको स्टेप वाइज क्या क्या स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं किसी भी स्लैब को डिज़ाइन करने के लिए मैनुअली, ओके। कभी कभी क्या होता है जब इंडस्ट्री में इफ़ यू विल वर्क एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर तो कभी आप ETAPS में भी स्लैब के डिज़ाइन कर सकते हो, और कभी क्या होती है तो कभी मैनुअली भी डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो आप मैनुअल को भी आपको आना चाहिए कि मैनुअली हम लोग किस तरह से डिज़ाइन करते हैं स्लैब का। तो आपको पता होता है कि जनरली स्लैब जो होती है वो दो तरह की होती है, एक ओके, एक जो स्लैब होती है सपोज़ ये है आपकी, तो ये पोर्शन जो हो गई दैट इज़ कॉल्ड LY, और ये पोर्शन आपकी LX। तो अगर LY बाई LX इज़ ग्रेटर दैन 2, अगर ये रेशियो 2 से ज़्यादा होता है तो उस कंडीशन में इसे हम लोग क्या कहते हैं, जब ग्रेटर दैन 2 दैट इज़ कॉल्ड, इसे हम लोग वन वे स्लैब कहते हैं, ओके। उसी तरह से अगर LY बाई LX इज़ लेस दैन 2 से कम रहता है तो दैट इज़ कॉल्ड टू वे स्लैब, ओके, दैट इज़ कॉल्ड टू वे स्लैब। तो ये वन वे स्लैब होती है, टू वे स्लैब होती है। उसके साथ साथ स्लैब बहुत तरह की होती है, आपने जहाँ तक देखा तो स्लैब का जनरली जो होता है वो बहुत तरह की स्लैब होती है। तो जैसे आप कह सकते हो तो एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब होता है नॉर्मली जो होती है आपकी, तो आप कह सकते हो कि एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब होती है। फिर एक कैंटिलीवर स्लैब होता है, कैंटिलीवर स्लैब होता है जिसकी वन एंड क्या होती है, फिक्स्ड होती है, अदर एंड पूरी फुर्दी, जैसे छज्जा उज्जा में क्या होता है दैट इज़ कॉल्ड, वो कैंटिलीवर स्लैब में आ जाता है। उसके साथ फिर कॉन्टिन्यूस स्लैब होती है, कॉन्टिन्यूस स्लैब होती है, ओके। तो इस तरह से होती है। तो जनरली क्या हम लोग एक चीज़ ये होता है, तो आप IS 456 जब कोड आती है, एक इंडियन कोड आती है दैट इज़ IS 456/2000, ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड है जो जनरली RCC और PC स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जनरली हम लोग जब स्लैब को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग को इफ़ेक्टिव डेप्थ निकालना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 जो कोड है उसमें दिया हुआ है कि अगर आप कोई सिंपली सपोर्टेड स्लैब डिज़ाइन करने जा रहे हो, सिंपली सपोर्टेड स्लैब, ओके, तो उस कंडीशन में उसकी इफ़ेक्टिव डेप्थ जो आपको लेनी है वो क्या लेनी है, तो उसका फार्मूला होता है स्पैन बाई 3 तरह की होती है, ठीक है ना। एक स्पैन बाई 7 होता है जो कैंटिलीवर स्लैब के लिए होता है, और ये होती है स्पैन बाई 20 इक्वल टू D। तो सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए इफेक्टिव डेप्थ का जो फार्मूला होता है दैट इज़ कॉल्ड स्पैन बाई 20। अब कोई स्लैब है, स्लैब की स्पैन अगर आपको दी हुई है 4 मीटर, तो इफेक्टिव डेप्थ स्लैब की क्या हो जाएगी, तो इफेक्टिव डेप्थ आपकी स्लैब की स्मॉल d से डिनोट करते हैं, तो 4 × 1000 डिवाइडेड बाई 20 जो आएगी वही स्लैब की इफेक्टिव डेप्थ हो गई। अब इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, तो ये आपकी स्लैब है और यहाँ पर आपने नीचे भी स्टील प्रोवाइड किया, ये आपकी स्टील है। तो ये स्लैब से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है दिस कॉल्ड स्मॉल d, इसको हम लोग इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। और स्लैब का पूरा, स्लैब के बॉटम तक जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड ओवरऑल डेप्थ होता है। तो स्मॉल d इज़ इफेक्टिव डेप्थ और कैपिटल D इज़ ओवरऑल डेप्थ। तो इन द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब में इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए स्पैन बाई 20 हम लोग लेकर चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव डेप्थ, ओके। उसी तरह से अगर आपके पास कोई कैंटिलीवर स्लैब आ गई, ओके, कोई आपके पास कैंटिलीवर स्लैब हो गई, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है दैट इज़ कॉल्ड स्पैन बाई 7 होता है इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो इस तरह से जनरली हम लोग निकालते हैं, क्लियर। और उसके साथ साथ फिर अलग अलग ये होता है, देखो जनरली क्या होती है कि अब एक जो स्लैब होती है आपकी कैंटिलीवर स्लैब हो गई। अब उसके साथ साथ फिर एक जो स्लैब होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कॉन्टिन्यूस स्लैब कहते हैं। तो अगर कॉन्टिन्यूस स्लैब के लिए क्या होता है दैट इज़ कॉल्ड स्पैन बाई 26 इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही होता है। जनरली क्या होता है कि आप ऐसे L/D रेशियो होता है, L/D रेशियो 7,
तो डी क्या हो जाएगा, तो आप तो L/7, तो यही हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग होती है, कॉन्टिन्यूस स्लैब होती है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब होती है और कैंटिलीवर स्लैब होती है। तो आपको मैंने बता दिया कि कॉन्टिन्यूस स्लैब क्या होती है। तो कॉन्टिन्यूस स्लैब वैसी होती है जिसकी वन एंड फिक्स्ड है और अदर एंड फ्री है, तो वो कॉन्टिन्यूस स्लैब में आ गया। उसी तरह से सिंपली सपोर्टेड स्लैब क्या हो गया कि नॉर्मली एक स्लैब है और यहाँ पर आपने वाल बियरिंग कर रहा है, ये आपकी स्लैब हो गई, ये वाल है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड स्लैब हो गया, मतलब इसका ऐसे है, ये कैरी कर रहा है। लेकिन कॉन्टिन्यूस स्लैब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस स्लैब वैसा होता है जिसमें मोर देन 2 सपोर्ट रहता है, तो दिस इज़ कॉल्ड कॉन्टिन्यूस स्लैब होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं, क्लियर। तो सबसे पहला जो कंडीशंस होता है स्लैब को आपको डिज़ाइन करने का, तो उसमें आपको सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि स्लैब किस तरह की है। तो इसमें एक नॉर्मल चीज़ मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, जो बाद में भी काम आएगा, लेकिन अभी मुझे याद आया तो मैं सोचा कि आपके साथ वो चीज़ डिस्कस करूँ। जनरली याद रखना कि एक बॉटम रेनफोर्समेंट होता है स्लैब में, क्या होती है, जो रेनफोर्समेंट दी जाती है ना, रेनफोर्समेंट मतलब स्टील, ओके। तो रेनफोर्समेंट जो स्लैब में दी जाती है, तो एक बॉटम रेनफोर्समेंट होता है, एक बॉटम रेनफोर्समेंट, ओके, और एक जो होती है आपकी, तो ये टॉप रेनफोर्समेंट होता है, एक बॉटम रेनफोर्समेंट और एक टॉप रेनफोर्समेंट। तो हमेशा याद रखना कि जो बॉटम रेनफोर्समेंट होती है, तो बॉटम रेनफोर्समेंट ऑलवेज हैव टू टेक सैग वैल्यू, मतलब बॉटम रेनफोर्समेंट क्या होता है, वो हमेशा सैगिंग वैल्यू को लेता है, मैक्सिमम वैल्यू को। और टॉप रेनफोर्समेंट क्या होता है, तो ये हमेशा क्या लेता है, ऑलवेज हैव टू टेक हॉग वैल्यू, मतलब मिनिमम। आपको पता है कि सैगिंग और हॉगिंग क्या होता है, ये इस तरह से होती है दो, तो दिस इज़ कॉल्ड सैगिंग, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये जो होती है दिस इज़ कॉल्ड, इसे हम लोग सैगिंग कहते हैं। तो सैगिंग मतलब क्या होता है, सैगिंग मोमेंट मीन्स ऑलवेज मैक्सिमम। जब सैगिंग मोमेंट हो गया तो इसका मतलब ये कि हमेशा क्या होती है कि ये मैक्सिमम हम होती है। और हॉगिंग मोमेंट कैसा होता है, तो हॉगिंग मोमेंट इस तरह का, ठीक है। तो ये आपकी हॉगिंग मोमेंट हो गई, ठीक है, ये आपकी हॉगिंग मोमेंट हो गई। तो हॉगिंग मोमेंट मतलब क्या होता है कि ऑलवेज मिनिमम, ये हमेशा क्या होता है हॉगिंग मोमेंट, तो ये हमेशा मिनिमम होता है। तो उस कंडीशंस में यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पे बॉटम रेनफोर्समेंट है, यहाँ पे टॉप रेनफोर्समेंट है। बॉटम रेनफोर्समेंट जो होती है वो क्या होती है, तो ये हमेशा जो लेता है वो सैग वैल्यू लेता है, मतलब सैगिंग को लेता है, इसका मतलब मैक्सिमम को, ठीक है। और टॉप रेनफोर्समेंट जो होती है वो हमेशा क्या लेता है, तो हॉगिंग को लेता है, मतलब हमेशा मिनिमम को। इसीलिए मतलब जनरली ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा बार विल कम टॉप और विच बार विल कम बॉटम। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है तो एक ये बार है और एक ये बार है, ठीक है। तो ये इसका कोई मैटर नहीं होता है कि कौन सा बार ऊपर आएगा कौन सा बार नीचे जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं होता है। जो टॉप में जाएगा तो वो समझिए कि वो सैगिंग ले लेगा, सॉरी वो हॉगिंग ले लेगा, और जो बॉटम में रहेगा वो क्या होता है, वो हमेशा सैगिंग लेता, मतलब मैक्सिमम लेगा वो। तो जो बार भी अगर आपने यहाँ पे बार प्रोवाइड किया है, तो जो भी बार, ऐसा नहीं है कि ये बार मतलब इस डायरेक्शन का बार ऊपर आए या इस डायरेक्शन का बार ऊपर आए, उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन बार हुआ या वाई डायरेक्शन रिबार हो गया, उससे कोई नहीं है, मतलब ये आपकी हो गई वाई डायरेक्शन रिबार और ये आपकी एक्स डायरेक्शन की रिबार हो गई, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है कि डज़ नॉट मैटर विच बार विल कम टॉप एंड विच बार विल कम बॉटम, ओके। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है कि नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि जो मेन स्टील होता है वो ऑलवेज हैव टू बी इन बॉटम, ठीक है। हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो मेन स्टील होता है, जैसे ये आपकी है, ठीक है, तो ये एक स्टील गया, ठीक है, और एक ये स्टील, आपने देखा होगा कि एक डिस्ट्रीब्यूशंस बार होती है और एक टॉप रीबार होती है, मेन रीबार होती है जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। एक जो होती है डिस्ट्रीब्यूशंस, एक होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस रीबार और एक होती है दैट इज़ कॉल्ड मेन रीबार,
तो इसमें हमेशा याद रखना कि जो मेन रीबार होती है, मेन स्टील होती है, वो ऑलवेज हैव टू बी इन बॉटम। मेन जो स्टील होती है वो हमेशा क्या होती है, वो बॉटम में आती है, ठीक है ना। मेन स्टील को हमेशा हम लोग बॉटम में देते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है वो क्या होता है, हमेशा टॉप में जाता है। क्लियर। अब ये आपकी स्लैब है। स्लैब में जो एरिया, मतलब स्लैब की सपोज दैट ये लेंथ आपकी स्लैब की 4 मीटर है और ये लेंथ स्लैब की 2 मीटर है, तो इसका मतलब है कि मेन रेनफोर्समेंट जो जाएगी वो हमेशा इस डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे, ठीक है ना, और ये ऐसे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेन रेनफोर्समेंट होगी हमेशा क्या जाती है, वो बॉटम में जाएगी। ये याद रखना है आपको, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो जाएगी वो टॉप में जाएगी। ओके। बट अगर साइट पर इन केस मतलब कभी कभी क्या होता है कि साइट पर आप जाओगे एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, आपको चेकिंग करने के लिए मिलेगा साइट पर। आप गए साइट पर और आपने देख लिया कि साइट पर जो है ये है, समझिए कि ये इस तरह से बार दिया गया, ठीक है। तो साइट पर ऐसा है कि ये जो बार है, ये वाली बार, इसको जो मेन बार थी, तो मेन बार को बॉटम में ना दे करके ये टॉप में दे दिया है, और डिस्ट्रीब्यूशंस बार को बॉटम में दे दिया है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, तो उस कंडीशन में क्या करना है कि जस्ट टेक द इफ़ेक्टिव डेप्थ। इसकी आपको इफ़ेक्टिव डेप्थ लेनी है और रिकैलकुलेट करना है आपको थ्रू द स्प्रेडशीट, जो स्प्रेडशीट रहता है उससे, और चेंज विथ कवर, और कवर को आपको चेंज कर देना है। ओके। तो ये कंडीशन होती है, लेकिन मोस्टली ये कंडीशन देखी नहीं जाती है, लेकिन इन केस अगर इस तरह का कंडीशन रहा तो फिर आपको उसकी रिकैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इफ़ेक्टिव डेप्थ लीजिए और लेने के बाद फिर उसको आपको रिकैलकुलेट कीजिए, जो स्प्रेड एक्सेल शीट आती है उससे, स्प्रेडशीट से, और चेंज कर दीजिए उसकी कवर। क्लियर। तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या स्टेप होता है। जनरली यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि क्या चीज़ होती है, बॉटम रेनफोर्समेंट क्या होता है, बॉटम रेनफोर्समेंट में कौन सा प्रोवाइड करना चाहिए। तो हमेशा याद रखना जो मेन रेनफोर्समेंट होती है वो हमेशा बॉटम में रहती है, और टॉप जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और एक चीज़ और भी याद रखना है कि जो आपकी बॉटम रेनफोर्समेंट है, इसीलिए बॉटम रेनफोर्समेंट में मेन रेनफोर्समेंट इसलिए दिया जाता है कि वो हमेशा सैगिंग लेता है। ऑलवेज टेक द सैगिंग वैल्यू, मतलब मैक्सिमम मोमेंट को लेता है वो, इसलिए उसको बॉटम में रखा जाता है। और टॉप जो होता है डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, तो वो हॉगिंग लेता है, इसलिए वो मिनिमम मोमेंट को लेता है। ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स है एक स्लैब को डिज़ाइन करने के लिए, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला होता है जो हम लोग देखेंगे स्लैब को ये करने का। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो आपको इफ़ेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करना, जो मैंने आपको बताया। IS 456 2000 कोड खोलोगे और उसमें मैं आपको पेज नंबर ही बता दे रहा हूँ, पेज नंबर 37 पे जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पर कुछ बेसिक वैल्यू दी हुई है स्पैन टू इफ़ेक्टिव डेप्थ की। वहाँ पर एक वैल्यू दी रहेगी, आपको देखोगे इफ़ेक्टिव डेप्थ टू स्पैन रेशियो फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर तक का दिया रहेगा वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से दिया रहेगा कि L/D रहेगा, L/D, और यहाँ पर आपको दिया रहेगा, ठीक है ना, 7 रहेगा पहला। अब 7 किसके लिए होता है, तो आपको देख वहाँ पे लिखा रहेगा कि कैंटिलीवर के लिए। उसी तरह से सेकंड में 20 रहेगा, तो 20 रहेगा तो मतलब सिंपली सपोर्टेड। 26 रहेगा तो वो आपकी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वो लेना है। तो अगर कॉन्टिन्यूस स्लैब आप डिज़ाइन करने जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर I/D की वैल्यू 26 मिली, ठीक है। तो I/D इंटू मॉडिफिकेशंस फैक्टर हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि जनरली आपको यहाँ पर आपने I/D इंटू मॉडिफिकेशंस फैक्टर लिया। तो I/D इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या होता है, तो उसमें आपको एज्यूम करना पड़ता है सबसे पहले कि आपको कितना परसेंटेज ऑफ स्टील लेना है, वो भी डिपेंड करते हैं। तो जनरली फर्स्टली हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। तो जनरली आप यहाँ पर एज्यूम कर सकते हो
कि एज्यूम परसेंटेज ऑफ स्टील, तो परसेंटेज ऑफ स्टील हम लोग जनरली 0.4% लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अभी पता नहीं है कि क्या ये सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन एज्यूम करके चलते हैं हम लोग कि एज्यूम करते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील 0.4। तो मैक्सिमम जो परसेंटेज ऑफ स्टील स्लैब में होता है वो आपको पता ही है। तो अगर आपके पास कोई माइल्ड स्टील बार रही, तो माइल्ड स्टील बार के लिए जनरली क्या होती है, तो माइल्ड स्टील बार के लिए हम लोग 0.15% ऑफ BD लेकर चलते हैं ग्रॉस एरिया, ठीक है। ये होती है आपकी माइल्ड स्टील के लिए, ये आपकी माइल्ड स्टील के लिए हो गई, ठीक है। और सेकंड क्या है, दैट इज़ कॉल्ड 0.12% ऑफ BD, तो ये होता है दैट इज़ कॉल्ड HYSD बार, ये होता है आपका HYSD बार। क्लियर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एक माइल्ड स्टील और एक HYSD बार, 0.15% ऑफ BD और 0.12% ऑफ BD। क्लियर। अब बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील हम लोग क्यों लिया, क्योंकि परसेंटेज ऑफ स्टील ही से हम लोग क्या लेते हैं, तो जनरली हम लोग मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पेज IS 456/2000 जो कोड आती है उसकी आप पेज नंबर 58 ओपन करोगे, तो वहाँ पे देखना कि बेस्ड ऑन PT, मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील पर बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ स्टील जो भी आपने एज्यूम किया उसके अकॉर्डिंग आप मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू दे दोगे। तो यहाँ पे मैंने जो एज्यूम किया है मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू, मतलब सॉरी परसेंटेज ऑफ स्टील, वो 0.4% लिया है। तो अकॉर्डिंग टू 0.4% मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू जो होती है वो 1.3 होती है, जो पेज नंबर 58 में आप IS 456/2000 में देख सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो गया, दैट इज़ कॉल्ड I/D इज इक्वल टू इंटू यहाँ पर M ले लो मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो यहाँ पर आपको एक तरह से समझ लो कि I/D जो होती है वो 26 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर I/D इज इक्वल टू M, और वहाँ पे क्या होता है I/D इज इक्वल टू क्या है 26 है। तो इसका मतलब यहाँ पर I/D की वैल्यू क्या हो गई, तो यहाँ पर 26 हो गई, क्योंकि इन द केस ऑफ कॉन्टीन्यूस में स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ 26 होता है। तो यहाँ पर 26, और यहाँ पर मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी 1.3। तो इसका मतलब है कि दैट इज़ कॉल्ड 33.8। ओके। तो उस कंडीशंस में यहाँ पर जो इफ़ेक्टिव डेप्थ का आ जाएगा वो क्या आएगा, तो इफ़ेक्टिव डेप्थ के लिए आपको स्पैन लेना पड़ेगा कि आप जो स्लैब देखोगे कि स्लैब की स्पैन क्या है। तो सपोज़ दैट आप कोई स्लैब ले रहे हो, इस तरह की स्लैब है आपकी, ये आपकी स्लैब हो गई, और स्लैब की ये आपकी X डायरेक्शन है और ये आपकी Y डायरेक्शन। तो X डायरेक्शन में इसकी जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, और यहाँ पर ये 3 मीटर लेके चल रहा है। इन केस मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये स्लैब की हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उस कंडीशंस में यहाँ पर जो इफ़ेक्टिव डेप्थ D की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, तो दैट इज़ कॉल्ड क्या होता है, तो वो आपकी स्पैन, मतलब जो स्पैन दिया गया है, स्पैन कितनी है 3 मीटर है। तो 3 मीटर को आप mm में कन्वर्ट करो और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, तो दैट इज़ डिवाइडेड बाय जो आपने 33.8 निकाला, ये वैल्यू निकाली ना आपने जो मॉडिफिकेशन फैक्टर से 33.8। तो इससे आपको इफ़ेक्टिव डेप्थ की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इफ़ेक्टिव डेप्थ द्वारा क्या हो जाएगा, स्पैन बाय जनरली आप जो निकालते हैं मॉडिफिकेशन फैक्टर, ठीक है ना। तो 33.8 आई है, तो 3000 बाई 33.8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप देखोगे तो ये निकल के आ रही है 88.75 mm। इसको एज्यूम करके हम 90 mm मान रहे हैं। ओके। तो मैं मान रहा हूँ कि 90 mm की इफ़ेक्टिव डेप्थ आई है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, ओवरऑल डेप्थ निकालते हैं स्लैब की। तो ओवरऑल डेप्थ क्या होता है, इफ़ेक्टिव डेप्थ प्लस हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार, क्लियर, प्लस क्लियर कवर। ये फार्मूला होता है क्या, ओवरऑल डेप्थ निकालने का।
तो इफ़ेक्टिव डेप्थ आपने कितना निकाल दिया 90, और प्लस स्लैब में जनरली हम लोग 10 से 12 mm लेके चलते हैं मैक्सिमम, तो 10 mm का हम यूज़ कर रहे हैं बार। और क्लियर कवर कितनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड 20 mm। तो 90 + 5 + 20 ये कितनी आ गई, दैट इज़ कॉल्ड 115 mm, मतलब 115 mm ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब है। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक आपको। अब नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि इन द केस ऑफ जनरली स्लैब क्लियर कवर जनरली हम लोग क्या लेके चलते हैं, तो 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, बट जनरली आप 15 mm ले सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है एक्सपोजर कंडीशंस पर, ठीक है ना। कभी कभी हम लोग 10 mm का भी क्लियर कवर लेते हैं, कभी 15 mm का भी लेते हैं, कभी 20 mm का भी लेते हैं, कभी 25 mm का भी लेते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है एक्सपोजर कंडीशंस पे भी। तो नॉर्मली यहाँ पे मैंने क्लियर कवर जो वैल्यू ली है वो 20 mm लेकर चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, आपने ओवरऑल डेप्थ निकाल दिया। अब स्टेप 2, अब आपको स्टेप 2 फॉलो करना है। तो स्टेप 2 पे क्या है कि इफ़ेक्टिव स्पैन हम लोग देखते हैं, कि इफ़ेक्टिव स्पैन हम लोग चेक करते हैं कि जो इफ़ेक्टिव स्पैन है वो कितना है, वो सही है कि नहीं, वो निकालते हैं। जैसे 3 मीटर तो पूरा दिया हुआ है, लेकिन उससे इफ़ेक्टिव स्पैन निकालते हैं। तो इफ़ेक्टिव स्पैन निकालने के लिए जब आपको इफ़ेक्टिव स्पैन निकालोगे आप, ओके, तो इफ़ेक्टिव स्पैन के लिए आपको पेज नंबर 34 ओपन करना, और मैं क्लॉज भी लिख दे रहा हूँ 22.2.A एंड B में। ये क्लॉज है पेज नंबर 34, क्लॉज नंबर 22.2, ओके, पॉइंट A एंड B। इसमें क्लॉज में दिया हुआ इफ़ेक्टिव स्पैन का क्या दिया हुआ है कि सपोर्टिंग विद जो होनी चाहिए इट शुड बी लेस देन 1/12 इंटू क्लियर स्पैन, वहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको सपोर्टिंग विद। तो सपोर्टिंग विद जो होती है वो क्या होती है, तो सपोर्टिंग विद लेस देन 1/12 इंटू क्लियर स्पैन, ओके। तो यहाँ पर आपको क्लियर स्पैन की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर क्लियर स्पैन क्या हो जाएगा, ओवरऑल स्पैन कितनी है, दैट इज़ कॉल्ड 3000। क्लियर, वो आपको दिया हुआ है जो आपने देखा। एंड यहाँ पे देखो मैं एक फिगर आपको बना रहा हूँ, तो उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि जनरली क्लियर स्पैन क्या होगी। तो यहाँ पर देखो एक ऐसे स्लैब है, यहाँ पर एक स्लैब गई है, ओके, क्लियर। तो ये आपकी स्लैब हो गई, और ये जो पार्ट है आपकी दैट इज़ कॉल्ड 230 mm ये है। उसी तरह से ये पार्ट भी 230 mm, क्लियर। और यहाँ पर वो दिया हुआ है कि यहाँ से ले कर के, ठीक है, आप देख सकते हो कि पूरी जो है यहाँ तक जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 3 मीटर। तो आपको क्लियर स्पैन क्या लेनी है, तो क्लियर स्पैन इसकी क्या हो जाएगी, क्लियर स्पैन हो जाएगी सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब पूरी 3 मीटर माइनस इसका हाफ 230/1/2, इसका हाफ और इसका हाफ लेके चलते हैं। तो इसका हाफ 115 इसको माइनस करने के बाद कितना आ गया, तो 2770 mm। तो यही आपकी क्लियर स्पैन हो गई। क्लियर स्पैन क्या होता है, सेंटर टू सेंटर, ये आपकी क्लियर। तो ये आपकी क्लियर स्पैन हो गई। ये तो 3 मीटर होती है, दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव स्पैन, ओके। तो हमने क्लियर स्पैन निकाल दिया। क्लियर स्पैन कितनी आई, 2770 mm आ गई। अब यहाँ पर जो सपोर्टिंग विद है, जो आपको फार्मूला मैंने लिखा वो क्या लिखा था, तो सपोर्टिंग विद कितना था 230 mm का, यहाँ पे देख सकते हो। सपोर्टिंग विद लेस देन कितना है 1/12 इंटू, यहाँ पे फार्मूला क्या है, क्लियर स्पैन, ओके। तो सपोर्टिंग विद 230 mm की सपोर्टिंग विद है, यहाँ पे देख सकते हो 230 mm की सपोर्टिंग विद दी हुई है।
तो 230 लेस देन इज़ 1/12 इंटू कितना आ गया, दैट इज़ कॉल्ड 2770। तो इसका मतलब 230 लेस देन, इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ गया, ये आ जाएगा 230.833। ओके, तो टेक सपोर्ट विद एज 230 mm। तो इसमें से आपको ये लेके चलना है कि जिसकी वैल्यू भी क्या आई, तो इसमें से जनरली हम लोग जो लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं कि विद कितना लेके चलना। तो देख सकते हो कि 230 हमने लेके चला था और ये लेस देन इज़ 230.833। तो इसका मतलब है कि आपको 230 mm की यहाँ पर आप ले सकते हो कि टेक 230 mm सपोर्टिंग विद। क्लियर, ये आपकी सपोर्टिंग विद लेके चल रहे हैं 230 mm की। ओके, तो यहाँ पे जो आपने कैलकुलेट किया अभी वो सिर्फ विद देखने के लिए कि उसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है सपोर्टिंग विद की। तो यहाँ पे 230 ये फार्मूला यूज़ करना, इसमें से जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी वही लेके चलना। तो देखो ये दोनों में इसकी वैल्यू कम आई तो हम लोग 230 mm की सपोर्टिंग विद लेकर चल रहे हैं। ओके, अब इफ़ेक्टिव स्पैन जो होगा, अब यहाँ पर से हमको इफ़ेक्टिव स्पैन निकालनी है। तो इफ़ेक्टिव स्पैन के लिए क्या हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर इफ़ेक्टिव स्पैन, ओके, तो इफ़ेक्टिव स्पैन जो होगी वो क्या होगी, दोनों में जो सबसे स्मॉलर है विल बी स्मॉलर ऑफ, अभी हमने क्लियर स्पैन निकाला था, अभी इफ़ेक्टिव स्पैन हमने नहीं निकाला है। तो इफ़ेक्टिव स्पैन क्या हो जाएगी, तो इफ़ेक्टिव स्पैन विल बी स्मॉलर ऑफ, पहला क्या होगा, तो पहला होगा आपका क्लियर स्पैन प्लस इफ़ेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी, एंड सेकंड में हो जाएगा सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट। क्लियर, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्लियर स्पैन की वैल्यू कितनी आई है 2770 और प्लस इफ़ेक्टिव डेप्थ की वैल्यू कितनी आई है, तो हमने 90 mm का निकाला है, तो ये कितनी आ जाएगी 2860 mm। और सेंटर टू सेंटर सपोर्ट कितनी आई है पूरे लेंथ की, तो 3 मीटर है ऑलरेडी, ऑब्वियसली आपने देखा होगा 3000 mm। तो ये दोनों में जिसकी वैल्यू कम है वही इफ़ेक्टिव स्पैन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको इफ़ेक्टिव स्पैन की वैल्यू जो लेनी है, इफ़ेक्टिव स्पैन वो वैल्यू क्या होगी, तो इफ़ेक्टिव स्पैन इज़ 2860 mm। ये आपकी इफ़ेक्टिव स्पैन हो गई, ठीक है 2860। यहाँ पे देख सकते हो आप क्लियर स्पैन कितनी है, तो क्लियर स्पैन जो होगी वही आपकी इफ़ेक्टिव स्पैन हो गई। क्लियर, अब हम लोग लोडिंग कंडीशन देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग जनरली लेकर चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं किस तरह से इफ़ेक्टिव स्पैन क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से क्लियर स्पैन कैलकुलेट की जाती है। तो ये 2 सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप जो होती है वो लोडिंग कंडीशन आप लोग लेते हैं। तो जनरली आपको याद रखना है कि जब हम लोग लोडिंग कैलकुलेशंस कैलकुलेट करते हैं तो लोडिंग में आपको एक डेड लोड होता है, एक हम लोग डेड लोड लेकर चलते हैं, ठीक है। और सेकंड जो होती है आपकी वो क्या होती है, तो वो आपकी लाइव लोड होती है। ओके, तो डेड लोड में जब भी स्लैब को आप देखोगे तो स्लैब में जो डेड लोड आती है वो क्या आएगी, पहला तो सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब आ जाएगा, स्लैब का जो सेल्फ वेट है। उसके बाद उसके ऊपर से आप फ्लोर फिनिशिंग लेते हो, जो भी फ्लोर फिनिशिंग आएगी, फ्लोर फिनिशिंग में आप टाइल्स की लोड अगर अप्लाई करोगे तो टाइल्स का थिकनेस इनटू यूनिट वेट ऑफ द टाइल्स, प्लस टाइल्स के ऊपर क्या करते हो, तो आप टाइल्स के ऊपर पीसीसी डालते हो, तो पीसीसी का थिकनेस इनटू यूनिट वेट ऑफ द पीसीसी, तो वो आपकी फ्लोर फिनिशिंग आ जाएगी। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, तो हम लोग जनरली डेड लोड पहले निकाल के चलते हैं, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको डेड लोड कैलकुलेट करना है। ओके, तो डेड लोड के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, स्लैब का खुद का वेट।
तो हमने अभी ओवरऑल डेप्थ कितना स्लैब का निकाला है, 115 mm का आपको अभी कैपिटल डी की वैल्यू। तो ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब 0.115 मीटर में आ जाएगा इनटू यूनिट वेट ऑफ द आरसीसी, क्योंकि स्लैब में जनरली हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं। जनरली दो तरह की होती है, एक पीसीसी होता है जिसकी 24 किलो न्यूटन पर मीटर की यूनिट वेट होती है, और एक होता है आरसीसी जिसकी 25 होती है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, तो पीसीसी मतलब हो गया प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, इज ए मिक्सचर सैंड एग्रीगेट एंड वाटर, एंड आरसीसी इज़ द मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर एंड स्टील। तो जनरली स्लैब में आपको स्टील प्रोवाइड करते हो, तो इसीलिए हम लोग 25 mm का यूनिट वेट लेकर चलते हैं। तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब आ गई। कितनी आ गई मल्टीप्लेट करने के बाद? तो 2.875 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब हो गई पहला। फिर सेकंड हम लोग क्या निकालते हैं, तो वो आपको निकालने हैं फ्लोर फिनिश। अब स्लैब के ऊपर आप अगर टाइल्स दोगे तो जो टाइल्स का फ्लोर फिनिश कैसे निकालोगे, तो टाइल्स के थिकनेस आपको लेना है इनटू यूनिट वेट ऑफ टाइल्स। अब यूनिट वेट ऑफ द टाइल्स के लिए आपको कौन सी कोड फॉलो करनी है, तो इसके लिए आप याद रखना कि IS 875 पार्ट 1 डेड लोड के लिए आता है कोड, उसको देख के देखना, तो उसमें दिया हुआ है। हर जितने भी मटेरियल यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन में सबका यूनिट वेट उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइल्स के थिकनेस इनटू यूनिट वेट ऑफ टाइल्स प्लस एक तरह से यूनिट वेट ऑफ पीसीसी इनटू थिकनेस ऑफ द पीसीसी। तो थिकनेस ऑफ द पीसीसी भी आपको लेके चलना है उसके ऊपर पीसीसी, तो उससे आपको फ्लोर फिनिशिंग आ जाएगी। टाइल्स की थिकनेस इनटू यूनिट वेट ऑफ टाइल्स, यूनिट वेट ऑफ पीसीसी इनटू थिकनेस ऑफ पीसीसी। तो जब कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ गई, मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया निकाल के फ्लोर फिनिशिंग की पूरी लोड। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हो डायरेक्ट कि पूरी लोड कितनी आ गई आपकी। तो यहाँ पर पूरी लोड एक तरह से 2.875 प्लस 1 फ्लोर फिनिशिंग की है, तो ये आपकी आ गई 3.875 क्लियर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्लियर। अब इसमें हम लोग फैक्टोरेड लोड लेके चलते हैं। ये तो नॉर्मल लोड है, तो हम लोग फैक्टोरेड लोड लेके चलते हैं इसमें। तो फैक्टोरेड के लिए 1.5 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 3.875 जो टोटल लोड आया डेड का, इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा आपका 5.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही आपकी पूरी समझिए डेड लोड है, इसी को लेकर के आपको आगे डिज़ाइन करनी है। ओके, तो उसके बाद फिर हम लोग लाइव लोड देखते हैं। तो लाइव लोड के लिए जनरली आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, IS 875 पार्ट 2 कोड है, उससे आपको लाइव लोड की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर लोग कंटिन्यू करेंगे। और वैसे लोग जो ई टैप सीखना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल विद कंपनी लाइफ प्रोजेक्ट अप टू G+30 G+40 फ्लोर, आप डायरेक्टली मुझे DM करो यहाँ, आई विल रिप्लाई। ओके, और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और करना। ओके, थैंक यू।